गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे। मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका से संबंध रखने वाले कुछ तथ्यों की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत आज देखा जाए कुछ प्रमुख पर्वत संरचनाओं के विषय में, कुछ पठार के विषय में, कुछ मैदान के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ साथ हम लोग एक सीरीज और चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम टीजीटी पीजीटी को टारगेट करके एक प्रैक्टिस श्रृंखला चला रहे हैं। तो आप एक साथ दो सीरीज का लाभ उठा सकते हैं और अपने एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं। आज का जो सबसे पहला यहाँ पर तथ्य है, ये हमको समझना है कि जो प्रमुख प्रायद्वीप हैं उत्तरी अमेरिका से संबंध रखने वाले, इस पर अतीत में भी कुछ हम लोग डिस्कशन किए हैं, लेकिन यहाँ पर एक अलग प्रकार का ही तथ्य जिसका आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर है उनगावा प्रायद्वीप। अगर हम उनगावा प्रायद्वीप के विषय में डिस्कशन करें तो उनगावा प्रायद्वीप कहाँ पर है, पहले तो ये हमको समझना है और फिर देखना है। यहाँ पे आप देखिए स्थान आपको दिखाई पड़ रहा है, इसके एक तरफ हडसन की खाड़ी है और एक तरफ आप देखेंगे यहाँ पर लेब्राडोर सी है। तो यहाँ पर ही आपको मिलता है उनगावा प्रायद्वीप। तो यहाँ पर जो लिखा है कि उनगावा प्रायद्वीप के विषय में उत्तरी कनाडा में स्थित है, जो कि हडसन की खाड़ी एवं हडसन जलसंधि से पूरी तरह से घिरा हुआ है। तो उनगावा प्रायद्वीप कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका के कनाडा के हडसन की खाड़ी के शीर्ष पर आपको देखने को मिलता है। इसी प्रकार अगला प्रायद्वीप है, उसका नाम है यूकाटन चैनल। और यूकाटन चैनल के आधार पर आपको ये पता होना चाहिए कि यूकाटन प्रायद्वीप भी मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग देखे थे कि एक चैनल है जिसका नाम है यूकाटन चैनल, और यहाँ पर जो प्रायद्वीप है इस प्रायद्वीप को कहते हैं यूकाटन प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? यूकाटन प्रायद्वीप। तो यूकाटन जो प्रायद्वीप है ये कहाँ पर है? मैक्सिको का निम्नतम स्थान है। चूना पत्थर स्थलाकृति का एक उदाहरण है, अर्थात यह कास्ट टोपोग्राफी के लिए ज़्यादातर जाना जाता है। कौन सा? यूकाटन प्रायद्वीप, जो यूकाटन चैनल के पास में ही है और मैक्सिको की खाड़ी से इसका संबंध है। चलिए अगला तथ्य यहाँ पर लिखा गया है, इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा। अगला तथ्य है केनई प्रायद्वीप। केनई प्रायद्वीप कहाँ है, इसके विषय में प्रश्न पूछा जा रहा है या इसके विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए। तो केनई प्रायद्वीप जो है, इसके एक तरफ आप देखेंगे तो कुक की खाड़ी है और एक तरफ अलास्का की खाड़ी है। इन्हीं दोनों के मध्य में स्थित है। और ये कहाँ पर है? तो यहाँ पर देखिए, ये है अलास्का की खाड़ी और यहाँ पर आपको ये जो प्रायद्वीप मिलेगा, ये जो प्रायद्वीप है, इसी प्रायद्वीप को हम कहते हैं केनई प्रायद्वीप। और इसी की एक तरफ ये इधर की जो खाड़ी है, इसका नाम है कुक की खाड़ी, और इधर की जो खाड़ी है ये है अलास्का की खाड़ी। इन्हीं दोनों के मध्य में विद्यमान है केनई प्रायद्वीप। केनई प्रायद्वीप के विषय में हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि यह जो क्षेत्र है अलास्का का, यहाँ पर पेट्रोलियम संसाधन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके लिए यह प्रायद्वीप या यह क्षेत्र हमको ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तरी अमेरिका के दृष्टिकोण से। अगला यहाँ पर तथ्य है कि प्रमुख पठार एवं बेसिन अंतरा पर्वतीय पठार हैं। यहाँ पर हमको जो डिस्कशन करना है कि कुछ प्रमुख पठार और बेसिन हैं, जिनको हम अंतरा पर्वतीय पठार तथा बेसिन के नाम से जानते हैं। हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ पर जब आप कोस्ट पर चलते हैं तो सबसे पहले आपको मिलता है कोस्ट रेंज, फिर मिलता है कैस्केड एवं सियरा नेवादा। उसके पश्चात जो तीसरी सीरीज थी वो थी रॉकीज। लेकिन रॉकीज और सियरा नेवादा तथा कैस्केड के मध्य में बहुत सी आपको ऐसी स्थलाकृतियाँ मिलेंगी जो पठारी है और बेसिन है। इसी में कुछ पठार और बेसिन की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। जैसे अंतरा पर्वतीय पठार किसे कहते हैं, सबसे पहले यह तथ्य हमको क्लियर होना चाहिए। तो अंतरा पर्वतीय पठार उसे कहते हैं जो पूर्णतः या जो पर्वतों से अंशतः या पूर्णतः घिरा होता है, उसे अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। रॉकीज पर्वत के पश्चिम जो पठार बेसिन एवं मरुभूमि क्षेत्र पड़ता है, उसी को हम लोग अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। ये रॉकीज माउंटेन है। इसी रॉकीज माउंटेन के पश्चिम में इस तरफ जो आपको कुछ बेसिन पठार और यहाँ पर मरुस्थल मिलते हैं, उन्हीं को हम लोग अंतरा पर्वतीय पठार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अब कुछ हमको अलग अलग से, जैसे सबसे पहला अगर हम बात करें यूकान कुसोकुन पठार, इसके विषय में, तो ये जो पठार है, वैसे हमने आपसे पहले भी डिस्कशन किया था कि रॉकीज पर्वत का अगर आप विस्तार देखें तो ब्रुक्स रेंज भी इसी का पार्ट है। जो अलास्का का ब्रुक्स रेंज है, ये भी किसका पार्ट है? इसी रॉकीज का पार्ट है। तो कह सकते हैं रॉकीज का विस्तार यहाँ तक है। तो यहाँ के या इसके पश्चिम में यहाँ पर आपको मिलता है एक पठार है जिसका नाम है यूकान कुसोकुन।
यही जो पठार है इसका नाम है यूकान कुसोकुन का पठार। यह ब्रुक्स एवं अलास्का पर्वत, क्योंकि इसके एक तरफ ब्रुक्स रेंज है और एक तरफ अलास्का रेंज है, ये अलास्का है। ब्रुक्स एवं अलास्का के मध्य में स्थित है यूकान कुसोकुन का पठार। यह भी एक अंतरा पर्वतीय पठार है, क्योंकि इसके दोनों तरफ पर्वत स्थित हैं, जो कई नदियों के द्वारा अनेक भागों में बांटा जाता है। क्योंकि यहाँ पर कुछ नदियाँ हैं जिसके विषय में भी हमको जानकारी होनी चाहिए, और इसकी हम लोग जानकारी प्रीवियस एपिसोड में ले चुके हैं। चलिए अगला तथ्य यहाँ पर हम देख सकते हैं, लिखा है कोलंबिया स्नेक का जो पठार है ये कहाँ पर है। आपको कोलंबिया एक नदी मिलती है, और कोलंबिया की एक सहायक नदी है जिसका नाम है स्नेक नदी। तो कोलंबिया भी एक नदी है और कोलंबिया की सहायक नदी स्नेक है, तो इन्हीं दोनों नदियों के आधार पर इस पठार का नाम है कोलंबिया स्नेक का पठार। जबकि कोलंबिया भी नदी है और स्नेक भी नदी है। अगर इन नदियों के विषय में हम डिस्कस करें कि ये नदियाँ कहाँ पर हैं, तो हमको देखो यहाँ पर ये नदी मिलती है जिसका नाम है स्नेक। क्या नाम है? स्नेक। और यहाँ पर ये नदी मिलती है जिसका नाम है कोलंबिया। तो यहाँ पर कोलंबिया नदी है और स्नेक नदी है, इन्हीं दोनों के आधार पर हमको मिलता है कोलंबिया स्नेक का पठार। और यहाँ पर आप देखिए ये है कोलंबिया का एक श्रृंखला भी है, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। और ये कहाँ पर है, अगर इसके विषय में तथ्य आपको जानकारी चाहिए तो यह पश्चिमी वाशिंगटन, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ आप देखेंगे ये वैंकूवर आइलैंड है, यह वैंकूवर आइलैंड कनाडा का, और नीचे का जो पार्ट है ये है वाशिंगटन। और इन्हीं दोनों के मध्य में एक जलसंधि भी थी जिसका नाम है जुआंडी फूका की जलसंधि, ऐसा हमने प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस किया है। तो यहीं पर आपको मिलता है कोलंबिया स्नेक का पठार। तो इसके विषय में लिखा है कि पश्चिमी वाशिंगटन के अंतर्गत, क्योंकि वाशिंगटन एक स्टेट है, इसके पश्चिमी भाग में स्थित है। और किसके किसके मध्य में? तो वाशिंगटन और कैस्केड, क्योंकि यहाँ पर ये जो संरचना है, ये जो सीरीज है पर्वत की, इस सीरीज का नाम है कैस्केड। तो कैस्केड और पश्चिमी वाशिंगटन या वाशिंगटन के मध्य में ही स्थित है कौन सा पठार? कोलंबिया स्नेक का पठार। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कोलंबिया स्नेक का पठार। यह जो पठार है यह लावा निर्मित पठार है। कैसा है? लावा निर्मित है, अर्थात आग्नेय की क्रिया से जो मैग्मा निकलता है उस मैग्मा के ठंडा होने से जो पठार निर्मित हुआ है, उसी पठार को यहाँ पर हम कोलंबिया स्नेक के नाम से जान रहे हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जो इस क्षेत्र में आकर के मिलती हैं, और उस प्रमुख नदियों में हमने डिस्कशन कर लिया कोलंबिया और स्नेक। कोलंबिया जो है मुख्य नदी है और स्नेक उसकी एक सहायक नदी है। यहाँ पर लिखा है कोलंबिया एवं उसकी सहायक नदी स्नेक, जिस पर ग्रांड कुली बांध स्थित है। इसी पर एक बांध है जिसका नाम है ग्रांड कुली बांध, और ये कहाँ पर है? यूएस। ये तथ्य हमको ध्यान में रहना चाहिए। अगला जो तथ्य है कि ग्रेट बेसिन हम कहाँ पर देख सकते हैं, तो जो ग्रेट बेसिन है यहाँ पर आप देखिए ये है ग्रेट बेसिन। यह एटलस का ही इमेज है। आप एटलस को यदि प्रॉपर ढंग से मॉनिटर कर रहे हैं, उसको प्रत्येक प्लेस को लोकेट कर रहे हैं, तो आपको एक बेहतर समझ स्थापित हो जाएगी मानचित्र में, ऐसा मेरा विश्वास है, और आपको ऐसा ही करना चाहिए। यहाँ पर अगर बात करें कि इसका लोकेशन कहाँ पे है, कह सकते हैं इसके पश्चिम में, इधर आप देखेंगे तो ये है सियरा नेवादा, यहाँ पर सियरा नेवादा है, और एक तरफ है रॉकीज माउंटेन। तो कह सकते हैं यह पश्चिम में सियरा नेवादा एवं पूर्व में वासाच पर्वत। रॉकीज पर्वत का ही एक पार्ट है वासाच पर्वत, जैसा हम लोग डिस्कस किए थे। और वासाच पर्वत यहाँ पर आपको देखने को मिला था उटाह प्रांत में। कहाँ पर? यूएस के उटाह प्रांत में देखने को मिला था वासाच पर्वत। तो वासाच पर्वत और सियरा नेवादा के मध्य में स्थित है ग्रेट बेसिन। तो ये भी तथ्य हमको ध्यान में रखना है। यह वास्तव में एक पठार है जो कि भ्रंश अवरोध के रूप में स्थित है। यह जो पठार है ये किस रूप में स्थित है? तो भ्रंश अवरोध के रूप में स्थित है, ये भी आपको स्पष्ट होना चाहिए। यह ब्लॉक रूपी अवरोधक भाग है, अब एक पर्वत के रूप में अवस्थित है, अर्थात इसका जो फॉर्मेशन है यह तनाव मूलक बल के परिणाम स्वरूप भ्रंशन के रूप में यह निर्मित हुआ है, जिसको हम ब्लॉक पर्वत के रूप में जानते हैं। ऐसा आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम आगे तथ्य की बात करें, यह एक बेसिन एवं रेंज के प्रकार के भौमिकीकृत उदाहरण है, अर्थात ये बात कर रहा है किसके विषय में? ग्रेट बेसिन के विषय में, कि ग्रेट बेसिन क्या है। तो यह एक बेसिन एवं रेंज के प्रकार के भौमिकीकृत उदाहरण हैं, ऐसा आपको स्पष्ट होना चाहिए। इस आधार पर इससे संबंध रखने वाले जो तथ्य हैं उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगला जो यहाँ पर पठार है उसका नाम है कोलोरेडो का पठार। ये कोलोरेडो का पठार कहाँ पर है? तो कोलोरेडो नदी हमको देखने को मिलती है, और कोलोरेडो नदी के आधार पर ही कोलोरेडो का पठार है। आप यहाँ पर आप देखेंगे ये है कोलोरेडो का पठार। इसके विषय में लिखा है कि यह एक अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है जो रॉकीज पर्वत एवं सियरा नेवादा के मध्य में स्थित है, क्योंकि इसके एक तरफ है सियरा नेवादा और एक तरफ है रॉकीज माउंटेन। तो रॉकीज माउंटेन और सियरा नेवादा के मध्य में स्थित है
कोलोराडो का पठार। साथ में यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि यह एक उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है। ऐसा भी कभी कभी आपसे पूछा जाता है, कोलोराडो का पठार और कोलोराडो का मरुस्थल भी है। और यहीं पर कहीं कहीं मेसा और बूटी जैसी स्थलाकृतियाँ मिलती हैं। मेसा क्या है, एक टेबल या मेज जैसी सपाट स्थलाकृति होती है, जिसके ढाल दोनों तरफ के जो कगार होते हैं ये तीव्र होते हैं। तो ऐसी जब स्थलाकृति बनती है अपर्दन के परिणाम स्वरूप, तो इसको कहते हैं मेसा, या इसी को कहते हैं मेज, इसी को कहते हैं टेबल। और इसका जो छोटा रूप होता है उसको कहते हैं बूटी। तो बूटी जो है मेसा का ही छोटा रूप है और यह अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। और कहाँ बनती है, ज़्यादातर मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनती है। वायुड़ प्रक्रम के परिणाम स्वरूप ये स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। ये तथ्य हैं किसके विषय में, कोलोराडो पठार के विषय में। अगला है मैक्सिकन का पठार। अगर मैक्सिकन के पठार की हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये है मैक्सिकन का पठार। इसके एक तरफ आपको मिलता है सियरा नेवादा ओरिएंटल और एक तरफ मिलता है सियरा नेवादा ऑक्सीडेंटल। ओरिएंटल आपके पूरब में है और ऑक्सीडेंटल आपके पश्चिम में है। किसके पश्चिम में है, इसे मैक्सिकन के पठार के। यही लिखा है कि सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। अच्छा, सियरा माद्रे है यहाँ पर, सियरा नेवादा नहीं बल्कि सियरा माद्रे। तो सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल दोनों हैं। तो कभी काल ये थोड़ा कन्फ्यूजन कर सकता है बोलने में, तो ऐसा आपको ध्यान में रखना है कि सियरा माद्रे है ना कि सियरा नेवादा है। इसी दोनों के मध्य में स्थित है हमारा मैक्सिकन का पठार। कुछ भागों में बेसिन एवं रेंज प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं। तो ये इसके विषय में कुछ छोटा मोटा तथ्य आपको ध्यान में रखना है। फिर लिखा है मृत की घाटी। ये मृत घाटी जो है कैलिफोर्निया में स्थित है। ऐसा हम लोग प्रारंभ में ही डिस्कस किए थे जब उत्तरी अमेरिका का सामान्य परिचय ले रहे थे। तो वहाँ पर मृत घाटी की चर्चा किए थे, क्योंकि यह सागर तल से, हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि उत्तरी अमेरिका का सबसे लोवेस्ट जो भाग है वो है मृत घाटी, और यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, ऐसा भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो जहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है उसका नाम है सान जाओक्विन की घाटी, ये भी कैलिफोर्निया में है। और सबसे लोवेस्ट बिंदु जो है मृत घाटी, ये भी कैलिफोर्निया में स्थित है, जो सागर तल से लगभग 85 मीटर की गहराई पर है। ये दोनों कहाँ पर हैं, तो आपको यहाँ पर कैलिफोर्निया स्टेट मिलता है। और इसी कैलिफोर्निया स्टेट में आपको मिलती है यहाँ पर डेथ वैली। क्या मिलती है, डेथ वैली, मृत घाटी। और यहीं पर आपको मिलता है एक सान जाओक्विन की घाटी, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। यह तथ्य है मृत घाटी और सान जाओक्विन की घाटी। अगला तथ्य यहाँ पर है केंद्रीय निम्न भूमि। अगर हम सेंट्रल लोलैंड की बात करें कि सेंट्रल लोलैंड कहाँ पर है, आपको स्पष्ट होना चाहिए कि इसका एक किनारा जो है रॉकीज पर्वत है, क्योंकि लिखा है ट्रायंट बांध। क्या लिखा है, ट्रायंट बांध यहाँ अवस्थित है। सीढ़ीनुमा आकार में रॉकीज पर्वत से नीचे उतरना पड़ता है और यहाँ अनेक लेक्यू स्ट्राइप झील पाई जाती हैं। ये रॉकीज माउंटेन है। इसी रॉकीज माउंटेन से जब आप पूर्व की तरफ नीचे उतरते हैं और ग्रेट प्लेन से पहले, तो ग्रेट प्लेन से पहले यहाँ पर ग्रेट प्लेन है और यहाँ पर है रॉकीज माउंटेन। तो रॉकीज माउंटेन और ग्रेट प्लेन के मध्य में आपको मिलता है यहाँ पर जो लोलैंड का एरिया है, जिसको कहते हैं केंद्रीय निम्न भूमि। क्या कहते हैं, केंद्रीय निम्न भूमि। यह किस प्रकार की स्थलाकृति है, तो सीढ़ीनुमा आकार में हम जब करते हैं रॉकीज पर्वत से लोलैंड में, वहीं पर हमको मिलती है यह लोलैंड की एरिया। और यहाँ पर जो झीलें हैं इसको लेक्यू स्ट्राइप झील के नाम से जानते हैं। अगला तथ्य है ग्रेट प्लेन्स। अगर हम ग्रेट प्लेन की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं ये है ग्रेट प्लेन, जो यूएस का प्रमुख मैदान क्षेत्र है। तो पृथ्वी के प्रॉपर्टी हलचल से परे मिसिसिपी एवं मिसौरी नदी द्वारा निर्मित यह मैदान है, अर्थात यह एक निक्षेप जनित स्थलाकृति है। पूरी तरीके से तो निक्षेप जनित हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन निक्षेपण के साथ साथ यहाँ पर अपर्दन की प्रक्रियाएं भी उत्तरदायी हैं। तो इस आधार पर यह है ग्रेट प्लेन, जो मिसिसिपी और मिसौरी नदी के द्वारा अपर्दित और निक्षेपणात्मक स्थलाकृति हमको देखने को मिलती है। चलिए अगला तथ्य हम देख लेते हैं। लिखा है खाड़ीय तटीय मैदान। तो खाड़ी तटीय मैदान आप देखिए यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो ये हल्का ग्रीन एरिया है, यह एरिया हमारा है ग्रीन तटीय मैदान। ये जो क्षेत्र है यह क्षेत्र है ग्रीन तटीय मैदान। यहाँ पर गेहूँ लिखा है खाड़ी तटीय मैदान। तो खाड़ी तटीय मैदान के विषय में लिखा है कि ग्रीष्म एवं शीत ऋतु में गेहूं उत्पादन का क्षेत्र है। यह मिसिसिपी एवं मिसौरी नदी तंत्र के द्वारा निर्मित है। तो यह जो क्षेत्र बना है जिसका फॉर्मेशन किसके द्वारा हुआ है, ऊपर से आ रही है मिसिसिपी और मिसौरी, इसी मिसिसिपी और मिसौरी नदी के द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित है यह तटीय मैदान, जिसको कहते हैं खाड़ीय तटीय मैदान। और यहाँ पर किस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो गेहूँ का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, ऐसा भी स्मरण आपको होना चाहिए।
अगला जो तथ्य लिखा गया है, ये लिखा गया है अटलांटिक का तटीय मैदान। अटलांटिक आपका किधर है? तो इधर का जो तट है ये अटलांटिक का तट है, अटलांटिक का तट। तो कोई भी तटवर्ती क्षेत्र वहाँ पर कुछ न कुछ मैदान जैसी स्थलाकृतियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पर भी एक मैदान जैसी स्थलाकृति मिलती है, इसलिए इसको कहते हैं अटलांटिक का तटीय मैदान। यह अटलांटिक महासागर की तटीय रेखा 3329 किलोमीटर से घिरी हुई है। उत्तर पूर्व की दिशा में बहने वाली उष्ण गल्फ स्ट्रीम की धारा जो स्थानीय जलवायु को प्रभावित करती है एवं मत्स्य उत्पादन की अनुकूल दशा का निर्माण करती है। क्योंकि यहाँ पर जो जलधारा चलती है, इसी जलधारा को कहते हैं गल्फ ऑफ स्ट्रीम। यह गल्फ ऑफ स्ट्रीम की जो दिशा है, आप दिशा को देखिए, यहाँ पर दिशा स्पष्ट तरीके से आपको पता होना चाहिए कि उत्तर पूर्व दिशा में चलती है। का डायरेक्शन अगर आप देखें तो ये किधर जा रही है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ यह धारा चल रही है। तो यहीं पर हमको मिलता है देखने को अटलांटिक का तटीय मैदान। तो ऐसा, और यहाँ पर जब जाता है तो यहाँ पर ग्रांड बैंक मिलता है, जहाँ फ्यूलैंड न्यू फाउंडलैंड है। तो न्यू फाउंडलैंड के पास हमको देखने को मिलता है ग्रांड बैंक, जहाँ पर एक तरफ से आती है लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और एक तरफ चलती है गल्फ की गर्म जलधारा। गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है तो यहाँ पर मत्स्यन का बहुत अच्छा भी केंद्र हमको देखने को मिलता है। तो जो तथ्य लिखा गया है कि मत्स्यन उत्पादन के अनुकूल दशा का निर्माण करती है, तो इसके कारण यहाँ पर मत्स्यन का उत्पादन भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। यह अटलांटिक तटीय मैदान से संबंध रखने वाले कुछ तथ्य हैं। अगला तथ्य है कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है, अर्थात आपका प्रशांत महासागर वाला जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो मैदान है इसके विषय में बता रहा है कि इसका जो क्षेत्र है यह 12,369 किलोमीटर तटरेखा का निर्माण करता है। प्रशांत तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान के सापेक्ष, जो इधर का मैदान है इसको कहते हैं पूर्व तटीय मैदान, तो इधर का इसको कहते हैं पश्चिम तटीय मैदान। तो लिखा है कि पूर्व तटीय मैदान के सापेक्ष संकरा है, अर्थात इधर का जो तट है, इधर का जो मैदान है ये चौड़ा है। ये मैदान कैसा है? चौड़ा है। लेकिन इधर का मैदान कैसा है? तो क्योंकि लिखा है ना यहाँ पर स्पष्ट आप देख सकते हैं कि जो पूर्वी तटीय मैदान है के सापेक्ष ज़्यादा संकरा है, अर्थात पश्चिम वाला तटीय मैदान संकरा है और पूर्व वाला मैदान चौड़ा है। और यहाँ पर कुछ प्रमुख आपको नगर भी देखने को मिलते हैं इस पश्चिमी तटीय मैदान में। कौन कौन से हैं? जैसे कैलिफोर्निया नगर आपको देखने को मिलता है, फिर यहीं पर ओरेगन देखने को मिलता है और वाशिंगटन। आप क्रम से आप देखेंगे वाशिंगटन मिलेगा, ओरेगन मिलेगा और कैलिफोर्निया। तो यह स्टेट आपको क्रम से वाशिंगटन, ओरेगन और कैलिफोर्निया स्टेट इसी पश्चिमी तटीय मैदान के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। चलिए, इसी के साथ आज का जो एपिसोड है इसे हम यहीं पर विराम देते हैं और कल हम लोग पुनः उत्तरी अमेरिका से संबंध रखने वाले कुछ अब राजनीतिक पहलुओं की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत कनाडा से संबंध रखने वाले प्रत्येक राज्य की चर्चा होगी। साथ में उस राज्य की क्या प्रमुख विशेषता है, वहाँ पर किस प्रकार का प्रोडक्शन होता है या किस प्रकार के खनिज हैं, उन सभी तथ्यों की भी हम लोग क्रमवार अध्ययन करेंगे। फिर मिलते हैं अब कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।